हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जीव विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चंस वैसे हैं जो बार बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, मानव शरीर में पीनियल ग्रंथि यानी कि इसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं। पीनियल ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि हमारे दिमाग के बीचों बीच होती है। यह मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है जो हमारे सोने और जागने के चक्र को कंट्रोल करता है। जो बायो क्लॉक होता है हम लोग के शरीर का, उसको कंट्रोल करता है। इसे तीसरी आंख भी कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आप बहुत कुछ इसके बारे में जान सकते हैं एक क्वेश्चन से, तो याद रखिएगा इसको। दूसरा क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक को एंटीबायोटिक्स का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही है इसका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की खोज की थी, जिसने चिकित्सा जगत में बैक्टीरिया से लड़ने का तरीका बदल दिया। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन है कि रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, कोगुलेशन। चोट लगने पर खून का बहना बंद होने और थक्का बनने की रासायनिक प्रक्रिया को कोगुलेशन या क्लॉटिंग कहते हैं। इसमें प्लेटलेट्स और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन मुख्य भूमिका निभाते हैं। दोनों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी कि मटर के पौधे का साइंटिफिक नेम बताइए। तो ऑप्शन बी सही है, पाइशम सटाइवम। ग्रेगर जोहान मेंडल ने आनुवांशिकी के अपने सारे प्रसिद्ध नियम इसी पौधे पर रिसर्च करके दिए थे। यानी कि जेनेटिक्स का जितना भी वो खोज किए, नियम बताए, सब मटर के पौधे पर ही एक्सपेरिमेंट करके किए थे। देखिए, मटर का जो पौधा था उसका जीवन चक्र बहुत छोटा होता था। उसमें जो भी गुण थे, बौना है, पेड़ बड़ा है, उसके मटर गोल हैं कि रिंकल्स है उसमें, वो सभी भी गुण बहुत आसानी से दिखता था। मटर का पौधा सेल्फ पॉलिनेशन कर लेता था। ज़रूरत पड़े तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता था, आवश्यकता पड़ गया तो वो भी बहुत आसानी से हो सकता था। एक ही पौधे से बहुत बड़ी संख्या में बीज मिलता था, जिससे कि जो भी गणना उनको करने का इच्छा था वो गणना बड़ा सटीक होता था, ठीक है। फिर ये पौधा जो है उसको बहुत आसानी से इसका रख रखाव किया जा सकता है, इसीलिए मटर का पौधा ये चुने थे, ठीक है। ये जितना भी अपना प्रसिद्ध नियम दिए सब इसी मटर के पौधे पर अध्ययन करके दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, एंटोमोलॉजी कहते हैं। दुनिया में पाए जाने वाले सभी कीड़े मकोड़ों, चींटियों और भृंगों की बनावट और उनके स्वभाव के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, ऑर्निथोलॉजी। भारत के बर्डमैन कहे जाने वाले डॉक्टर सलीम अली देश के सबसे बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, यानी कि पक्षी विज्ञानी थे। चलिए अब एक क्वेश्चन याद करके बताइए जो अभी काफ़ी फेमस रहे थे, कि झारखंड का बर्डमैन हम लोग किसको कहते हैं? तो झारखंड का बर्डमैन हम लोग पन्नालाल महतो को कहते हैं। रामगढ़ जिले के कुंदरू सरैया गाँव के रहने वाले हैं। 45 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों की हूबहू आवाज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। और 500 से अधिक कृत्रिम घोंसला भी बनवाए। इनको पक्षियों से बहुत प्रेम है, खास करके विलुप्त जो गौरैया हो रही है उसके लिए बहुत अच्छा काम किए हैं ये। तो याद रखिएगा, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आप इतना याद रखिएगा कि बर्डमैन कौन है हमारे झारखंड के, पन्नालाल महतो हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, सेब के अंदर कौन सा अम्ल यानी कि कौन सा एसिड मुख्य रूप से पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, मैलिक एसिड पाया जाता है। सेब में मैलिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है। लैटिन भाषा में सेब को मैलम कहा जाता है। क्या कहते हैं? मैलम कहा जाता है, इसी से इसका नाम मैलिक एसिड पड़ा। अगला क्वेश्चन है, बिच्छू का जहर उसके शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सही है, डंक में होता है। बिच्छू की पूंछ के आखिरी सिरे पर एक नुकीला डंक होता है जो उसके न्यूरोटॉक्सिन जहर ग्रंथि से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, प्रकाश संश्लेषण यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, लाल प्रकाश यानी कि रेड लाइट में। पौधों का क्लोरोफिल लाल रंग के प्रकाश को सबसे ज़्यादा और तेजी से सोखता है, इसलिए लाल रोशनी में पौधे सबसे तेजी से अपना भोजन बनाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान यानी कि इंग्लिश में कहें इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, प्लीहा।
प्लीहा हिंदी में बोलते हैं और स्प्लीन इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, कभी हो सके ऑप्शन में डायरेक्ट स्प्लीन भी लिख दे और प्लीहा भी लिखने की इच्छा हो तो लिख दे, इसलिए ध्यान रखेंगे कि प्लीहा को ही हम लोग स्प्लीन कहते हैं। जब लाल रक्त कोशिकाएं 120 दिन पुरानी हो जाती हैं तो वह प्लीहा में आकर टूट जाती हैं और नष्ट हो जाती हैं। आपको पता है कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, 120 दिन के बाद वो नष्ट हो जाएगा, तो वो कहाँ जाके नष्ट होगा? स्प्लीन या प्लीहा में, इसी को बोलेंगे आरबीसी का कब्रिस्तान। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, इसको बोलते हैं एथिलीन या एसिटाइलीन, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो गया। कच्चे फलों को जल्दी पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है, जो नमी के संपर्क में आते ही एसिटिलीन गैस निकालने लगती है और फल पक जाते हैं उसी से। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज सबसे पहले किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आप भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए सही है, बैंटिंग और एवं बेस्ट ने। सर फ्रेडरिक बैंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने 1921 ईस्वी में इंसुलिन की खोज की थी, जिसने दुनिया भर के डायबिटीज मरीजों को एक नया जीवन दान दिया। अगला क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर पौधों में होने वाली एक प्रसिद्ध बीमारी है, यह किसके कारण होती है? देखिए, जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं उन्हीं के पौधों में ये बीमारी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी सही है, बैक्टीरिया यानी कि हिंदी में कहे तो जीवाणु के कारण ये बीमारी होती है। यह बीमारी जैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस नाम के बैक्टीरिया से होती है, जिससे नींबू और संतरे के पत्तों और फलों पर भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। और इसका नाम फिर से एक बार पढ़ देते हैं, जैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, ठीक है, याद रखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, इंसानी शरीर में पित्तरस कहाँ जमा होता है? पित्तरस यानी कि बाइल जूस जो है वो कहाँ जमा होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, पित्ताशय में। और पित्ताशय को इंग्लिश में हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान देने वाला बात आप याद रखिएगा कि पित्तरस बनता कहाँ है? तो बनता है लिवर में, लेकिन यह एक छोटी सी थैली में जाकर स्टोर होता है, जिसे पित्ताशय कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। कभी पूछे कि पित्त बनता कहाँ है? तो पित्त बनता है लिवर में। स्टोर कहाँ होता है? तो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और इसी को गॉल ब्लैडर को हिंदी में पित्ताशय कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, हड्डी, बोन। देखिए, यहाँ भी एक कन्फ्यूज़न है जिसको याद रखिएगा। हम लोग आप पिछले सेट में पढ़े थे कि दांत का इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग या पदार्थ है ना। जो दांत का आपका वाइट वाला है, दांत के ऊपर वाइट वाइट, वही है इनेमल। देखिए, इनेमल सबसे कठोर पदार्थ है, बहुत इसको बहुत मजबूत कहते हैं, लेकिन फिर भी शुगर खाते हैं हम लोग हैं तो धीरे धीरे ये भी घिस ही जाता है। और फिर उसके अंदर का जो पार्ट है वो जब मतलब ये इसका इनेमल पतला होने लगता है तो सेंसिटिविटी आता है, जिसको सेंसोडाइन और बहुत सारे पेस्ट के साथ ठीक किया जाता है। लेकिन याद रखना है कि दांत का इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग या पदार्थ है, ठीक है। लेकिन अगर सबसे कठोर ऊतक पूछे, सबसे कठोर टिश्यू पूछ ले, तो याद रखिएगा तो उत्तर हो जाएगा बोन, यानी कि हड्डी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबसे कठोर ऊतक पूछा था इसलिए हम लोग टिक लगाए बोन पर। अगर सबसे कठोर भाग या पदार्थ हमारे शरीर का पूछ लेता तो हम लोग इनेमल को टिक लगाते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम थाइमीन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, विटामिन B1। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थाइमीन है। इसकी कमी से बेरी नाम का रोग होता है, जिसमें मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि या अंग कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, प्लीहा। प्लीहा यानी कि स्प्लीन, अभी बताए थे, बार बार बताएंगे नहीं। प्लीहा हमारे शरीर का सबसे बड़ा लिम्फॉइड अंग है, जो खून को साफ करने और संक्रमण से लड़ने वाली श्वेत रक्त कोशिकाओं को संचित रखने का काम करता है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, आनुवांशिक कूट, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की खोज के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, हरगोविंद खुराना को। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में आरएनए के कोड और प्रोटीन संश्लेषण में उनकी भूमिका की खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, कि अर्थवॉर्म में कुल कितनी आंखें होती हैं? अर्थवॉर्म को हिंदी में हम लोग केचुआ बोलते हैं, ठीक है। तो केचुए में कुल कितनी आंखें होती हैं? तो याद रखिए कि केचुए के पास आंखें नहीं होती, एक भी आंख नहीं होता उसके पास। केचुए के पास आंख नहीं होती, वे अपने शरीर की त्वचा पर मौजूद विशेष प्रकाश संवेदी कोशिकाओं, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट रिसेप्टर्स, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे उसको लाइट रिसेप्टर्स,
और इसी के मदद से केवल उजाले और अंधेरे को वो महसूस करता है, देखता नहीं है कुछ भी, क्योंकि उसके पास आँख नहीं है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, आलू का कौन सा भाग हम भोजन के रूप में खाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, स्टेम है। आलू कभी भी पूछे तो वो जड़ नहीं है, वो स्टेम है। जिस तरह से आप अदरक खाते हैं वो स्टेम है, आप हल्दी का जो गांठ होता है वो स्टेम है, तो उसी प्रकार से आलू भी क्या है, स्टेम है, ये जड़ नहीं है। आलू जमीन के नीचे उगता है, इसलिए कई लोग इसे जड़ समझते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से आलू एक रूपांतरित तना है, जिसको हम लोग मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं, जो भोजन स्टोर करता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, एंथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, फूलों का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों के फूलों की बनावट, उनके प्रकार और विकास के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, हाइड्रोफाइट्स किन्हें कहते हैं? ठीक है, हाइड्रोफाइट्स किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, जलीय पौधों को। जो पौधे पूरी तरह या आंशिक रूप से पानी के अंदर उगते हैं, जैसे कमल या जलकुंभी, इन्हें हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन, गाय के दूध का हल्का पीला रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, कैरोटीन। किसकी वजह से होता है? कैरोटीन। अब देखिए, दो बात याद रखिएगा, दूध का सफ़ेद रंग केसीन प्रोटीन की वजह से होता है, कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। दूध जो वाइट वाइट आपको दिखता है वो केसिन प्रोटीन की वजह से वाइट रंग दिखता है, लेकिन गाय के दूध में कैरोटीन नाम का पिगमेंट पाया जाता है जो उसे हल्का पीलापन देता है। अब अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि दूध का रंग सफ़ेद क्यों है, तो केसिन प्रोटीन की वजह से सफ़ेद है। फिर अगर पूछे कि दूध, जो गाय का दूध है उसमें हल्का पीलापन का पिगमेंट जैसा क्यों दिखाई देता है, तो याद रखिएगा कि कैरोटीन नाम का जो पिगमेंट है उसकी वजह से वो हल्का पीला दिखाई देता है। दोनों कंफ्यूजन दूर हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मलेरिया की प्रसिद्ध दवा क्विनैन पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन सी सही है, सिनकोना की छाल से, यानी कि सिनकोना का जो बाग है उससे। पेड़ होता है ना, पेड़ के बाहर में जब उसका थोड़ा सा पार्ट सूख जाता है वही छाल कहलाता है। सिनकोना नाम के पेड़ की बाहरी सूखी छाल को पीसकर क्विनैन दवा बनाई जाती है, जो मलेरिया के प्लाज्मोडियम परजीवी को मार देता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि मलेरिया किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम से, तो उसी पर ये काम करता है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, मानव शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग होता है? यूरिक एसिड पता होगा, देखिए, तो ऑप्शन बी सही है, गाउट या गठिया। गठिया का जो बीमारी है वो इसी की वजह से होता है। जब किडनी खून से यूरिक एसिड को पूरी तरह नहीं छान पाती, तो इसके छोटे छोटे क्रिस्टल पैरों के जोड़ों, खासकर पैर के अंगूठे में जमा हो जाते हैं। बहुत जन का अंगूठा देखिएगा थोड़ा सा सूजा हुआ रहता है, ठीक है, जिससे भयानक दर्द और सूजन होता है। यूरिक एसिड जिसका बढ़ जाता है उसको एड़ी में भी दर्द रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, दूध में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा कौन सी है? तो ऑप्शन सी सही है, लैक्टोज। दूध में प्राकृतिक रूप से जो मीठापन होता है वह लैक्टोज शुगर की वजह से होता है। इसे पचाने के लिए हमारे पेट में लैक्टेज एंजाइम की ज़रूरत होती है, और जिसके पेट में थोड़ा लैक्टेज एंजाइम का कमी हो जाता है उस इंसान को दूध नहीं पचने लगता है, तो बोलते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंट है ना, इंटॉलरेंस है उनमें, तो वो उसमें लैक्टेज एंजाइम की कमी होती है, तो उसको दूध नहीं पचता। वैसे इंसान अगर दही खाए तो ठीक है, दूध उनके लिए दिक्कत करता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। सोनोग्राफी में 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति वाली साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो शरीर के अंदरूनी अंगों से टकराकर उनकी लाइव तस्वीर स्क्रीन पर बनाती है। इसमें कोई हानिकारक रेडिएशन नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे कि सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है, तो पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, मानव शरीर के किस अंग को पुनर्जनन की सबसे अधिक क्षमता प्राप्त है, यानी कि रीजनरेशन, खुद को ठीक कर लेना और पुनर्जनन कर लेने का क्षमता किसमें सबसे ज़्यादा है? तो ऑप्शन सी लीवर में है। लीवर हमारे शरीर का इकलौता ऐसा अंग है जिसे अगर 70% तक काट कर अलग भी कर दिया जाए तो वह कुछ ही हफ्तों में दोबारा अपने पूरे सामान्य आकार में उग आएगा। ठीक है, चलिए ये तो एक बात हो गया, लेकिन अगर लीवर से जुड़ा कोई भी बीमारी है तो उसको ठीक करना पॉसिबल है, क्योंकि लिवर में पुनर्जनन का क्षमता बहुत अच्छा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है। और अगर कभी पूछ ले कि सबसे कम किस में होता है, तो मसल्स में होता है। मसल्स में पुनर्जनन का जो क्षमता है वो सबसे कम होता है, और सबसे ज़्यादा यकृत यानी लिवर में होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मेनिंजाइटिस
रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन बी सही है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को ढकने वाली सुरक्षात्मक परत में जब बैक्टीरिया या वायरस के कारण गंभीर सूजन आ जाती है तो उसे मेनिंजाइटिस या दिमागी बुखार कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। समझ में आ गया कि मेनिंजाइटिस किसको कहते हैं? 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। इंसानी लार का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, स्टार्च को पचाना। किसको पचाना? डाइजेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग स्टार्च कहते हैं। लार में मौजूद टाइलिन एंजाइम हमारे भोजन के कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च को चबाते समय ही मुंह में पचाना शुरू कर देता है, इसलिए पाचन की शुरुआत मुंह से ही हो जाती है। इसीलिए जब आप रोटी को मुंह में लेकर चबाते हैं, सिर्फ रोटी को, तो थोड़ा मीठा सा लगने लगता है, क्योंकि वो भी स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, तो वो रोटी हम लोगों को मुंह में मीठा लगने लगता है। इसका मतलब है कि वहीं से पाचन शुरू हो जाता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण वयस्क मनुष्य में कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो में स्टार्ट हो जाता है। हमारी बड़ी हड्डियों जैसे जांघ या कूल्हे की हड्डी के खोखले अंदरूनी हिस्से में एक स्पंज जैसा उत्तक होता है जिसे रेड बोन मैरो कहते हैं। यहीं पर हर सेकंड लाखों नई ब्लड सेल्स बनती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस जीव को किसानों का मित्र यानी कि फ्रेंड ऑफ फार्मर्स कहा जाता है? तो उसका सही आंसर ऑप्शन सी है, केंचुआ, अर्थवॉर्म को। केंचुआ मिट्टी को खाकर उसे नीचे से ऊपर पलटता रहता है और उसे पोला बनाता है। पोला मतलब हवादार बनाता है। ठीक है, मिट्टी के नीचे घुस घुस के जाएगा तो मिट्टी में क्या कर रहा है? हवा भर रहा है, एक तरह से उसको पोलादार बना रहा है। तो इसके मल से बनी वर्मी कंपोस्ट खाद मिट्टी को बेहद उपजाऊ बनाती है। ये हो गया। अब 33 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ईईजी का प्रयोग किसकी कार्यप्रणाली को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। दिल के लिए ईसीजी होता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। दिल के लिए ईसीजी होता है, जबकि दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और मिर्गी या नींद की बीमारियों को पता लगाने के लिए सिर पर तार लगाकर ईईजी का प्रयोग होता है। तो ईईजी का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ठीक है, अब अगला है 34 नंबर। टमाटर के अंदर कौन सा प्राकृतिक अम्ल एसिड पाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है, ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। टमाटर में मुख्य रूप से ऑक्जेलिक एसिड होता है। जिन लोगों को किडनी में स्टोन या पथरी की समस्या होती है उन्हें टमाटर के बीज खाने से मना किया जाता है, क्योंकि स्टोन कैल्शियम ऑक्जेलेट के ही बने होते हैं। ठीक है, इसीलिए मना किया जाता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, दालें हमारे भोजन में मुख्य रूप से किसका सबसे अच्छा स्रोत होता है? तो ऑप्शन सी जो है प्रोटीन का। शाकाहारी भोजन में दाल, सोयाबीन और पनीर प्रोटीन के सबसे बड़े और मुख्य स्रोत माने जाते हैं, जो शरीर की मरम्मत और मांसपेशियों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, 35 क्वेश्चन हो गए। 36 क्वेश्चन है, जीन मुख्य रूप से रासायनिक रूप से किसके बने होते हैं? अच्छा, सही पढ़े थे। ऑप्शन सी डीएनए के होते हैं। जीन डीएनए के छोटे छोटे क्रियात्मक टुकड़े होते हैं जिनमें हमारे शरीर का पूरा ब्लूप्रिंट और आनुवांशिक जानकारियां कोड के रूप में लिखी होती है। एकदम सही। आँख के रंग कैसा होगा, आपका बॉडी का कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, बाल कैसे रंग का होगा, हाइट कितनी होगी, ये सभी आपके जीन के अंदर में ही सब बात लिखा हुआ है, सब पता है कि ऐसा ही आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है कि डायलिसिस का उपयोग किस अंग के खराब होने पर किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुर्दा या किडनी। जब किसी इंसान की दोनों किडनियां काम करना बंद कर देती हैं तो मशीन की मदद से मरीज के खून को कृत्रिम रूप से छानकर जहरीले पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं जिनसे वे गैसों का आदान प्रदान करते हैं? तो इसका सही आंसर है स्टोमेटा। इंग्लिश में बोलिए स्टोमेटा, हिंदी में पढ़े होंगे तो रंध्र पढ़े होंगे। ठीक है, पत्तियों की निचली सतह पर सूक्ष्म दरवाजे होते हैं। मतलब कि पत्ती ऐसी होता है, पत्ती है तो उसमें क्या होगा, छोटे 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 छिद्र होगा। ठीक है, इन्हीं के जरिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। अगला है 39 नंबर। मानव शरीर में यूरिया को खून से छानकर अलग करने का काम कौन सा अंग करता है? तो ऑप्शन सी सही है, गुर्दा या किडनी करता है।
ठीक है, किडनी कहते हैं इसको, गुर्दा भी इसको हिंदी में कहते हैं। यूरिया जो है लीवर में बनता है, लेकिन खून में घुले इस कचरे को छानकर पेशाब के रूप में शरीर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी दोनों किडनियों की होती है। ठीक है, तो अगर कभी पूछे कि यूरिया जो है वो बनता कहाँ है, तो वो लीवर में बन रहा है, लेकिन उसको छान करके बाहर कौन निकाल रहा है, तो किडनी, क्योंकि वो ब्लड के साथ मिला हुआ था। किडनी ब्लड और जो यूरिया है दोनों को अलग करती है, इसीलिए किडनी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये छानने का काम करता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि घाव भरने, वुंड हीलिंग में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा मदद करता है, तो ऑप्शन सी सही है, विटामिन सी। विटामिन सी हमारे शरीर में कोलेजन प्रोटीन बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है। यह प्रोटीन नई त्वचा और ऊतकों का निर्माण करके चोट या घाव को जल्दी सुखाने और भरने का काम करता है। इसलिए स्किन से लेकर के कोई भी प्रॉब्लम हो तो विटामिन सी कंज्यूम करने के लिए कहा जाता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों के कुल कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, 23 जोड़े। देखिए, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम अगर संख्या में पूछ ले तो बताइए कि 46 है, और जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े हैं। अगर 23 जोड़े बोलेंगे तभी तो 46 होगा गिनती में, ठीक ना। संख्या पूछी जाए तो कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन यहाँ जोड़े में पूछा गया है कि बताइए कितना जोड़ा हो, तो आप 46 जोड़ा बोल दीजिएगा तो फिर बहुत महामानव पैदा हो जाएगा। इसलिए क्या है, 23 जोड़े हैं। इसलिए उत्तर 23 जोड़े होंगे। इनमें से 22 जोड़े पुरुष और महिला में समान होते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है वो महिला में एक्स होता है और पुरुष में XY होता है। हो गया 23 जोड़े। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नवजात शिशुओं को दी जाने वाली ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन डीबीटी किन 3 बीमारियों से बचाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। तीनों का नाम जरूर याद रखेंगे, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। डीपीटी का पूरा नाम ही है, डी से डिप्थीरिया, पी से परटूसिस और टी से टिटनस। यह बच्चों को इन 3 खतरनाक जानलेवा रोगों से सुरक्षा देती है। 43 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बुद्धिमान स्तनधारी किसे माना जाता है, इसका मतलब है कि मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल किसको कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही है, डॉल्फिन को। इंसानों और चिंपैंजी के बाद डॉल्फिन को समुद्र और दुनिया का सबसे समझदार जीव माना जाता है। उनका दिमाग बहुत बड़ा होता है, वे आपस में विशेष सीटी जैसी आवाज़ निकालकर बातें करते हैं। अगला क्वेश्चन 43 तो हो गया। 44, हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस मुख्य हिस्से पर हमला करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, लिवर पर करता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी एक खतरनाक वायरल इन्फेक्शन है जो सीधे हमारे लीवर की कोशिकाओं को डैमेज करता है, जिससे आगे चलकर लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर हो सकता है। अब 45 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। हड्डियों के वैज्ञानिक अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ बोन्स को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन ए सही है, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डियों की बनावट, उनकी बीमारियों और कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियो शब्द का अर्थ ही हड्डी होता है, तो ऑस्टियो का हड्डी हो गया और लॉजी तो विज्ञान हो गया, तो ऑस्टियोलॉजी जो हो गया वो क्या हो गया, स्टडी ऑफ बोन्स हो गया। 46 नंबर, इंसानी आँख का रंग जैसे कि नीला होना, काला होना या भूरी आँख होना आँख के किस भाग पर निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, आँख के आइरिस पर निर्भर करता है। हिंदी में बोले तो परितारिका पर। ठीक है, हिंदी ज़्यादा हो जाएगा, याद रखिएगा आइरिस। आइरिस आँख का रंगीन भाग होता है। इसमें मौजूद मेलेनिन पिगमेंट की मात्रा के आधार पर ही किसी व्यक्ति की आँखें काली, भूरी, हरी या नीली दिखाई देती है। अब चलिए एक बात हमको जो याद आ गया है वो हम बता देते हैं। अगर कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों तो आपको पता होगा कि एक साइड क्वेश्चन हिंदी में लिखा होता है और एक साइड क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है। अगर आप साइंस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और स्पेशली अगर मेरे हिसाब से बायोलॉजी है, तो आप ध्यान रखिए कि जब आप हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लें तो एक बार उसको इंग्लिश में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मेरे हिसाब से जब आप इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा सटीक आंसर दे पाएंगे और ज़्यादा जल्दी आपका दिमाग कनेक्ट कर पाएगा। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी बायोलॉजी, ऐसे तो पूरा साइंस के लिए हम कह सकते हैं, लेकिन अगर बायोलॉजी के स्पेशली हम अपने लिए कहते हैं कि जब आप बायोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हिंदी वाले पोर्शन को भी पढ़िए और एक बार इंग्लिश वाले पोर्शन को भी पढ़िए, और आप सही में देखेंगे कि इंग्लिश वाला पोर्शन पढ़ करके आप ज़्यादा अच्छा आंसर कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए क्योंकि देखिए आइरिस, परितारिका वर्ड में भी क्या आप अपने समय में पढ़े होंगे लेकिन याद नहीं रहता है, लेकिन आइरिस आपको पक्का याद रह जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से बहुत सारा वर्ड होता है ना,
जो आपको इंग्लिश जल्दी कनेक्ट करता है माइंड में। इसलिए जब भी ऐसा हो तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन को जरूर देखिए। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि ओकोलॉजी या ऑन्कोलॉजी, देखिए यहाँ गलत लिखा हुआ। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत विज्ञान की किस शाखा या बीमारी का अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है कैंसर। कैंसर पैदा करने वाली कोशिकाओं के बनने, उनके प्रकार और उनके इलाज के तौर तरीकों के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि दूध को पाश्चुरीकृत यानी कि पाश्चराइजेशन करने के लिए उसे कितने तापमान पर गर्म किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 62.8 डिग्री सेल्सियस, लगभग 30 मिनट तक, और फिर अचानक से उसको ठंडा कर देना है। ठीक है। तो देखिए, लुई पास्चर द्वारा खोजी गई इस विधि में दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है, जिससे दूध में मौजूद बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया मर जाते हैं और दूध जल्दी खराब नहीं होता है। इसी को बोलते हैं पास्चराइजेशन। और देखिए यहाँ पे भी डिग्री सेल्सियस में ही दिया था, छोड़िए। 49 नंबर पढ़िए। मानव शरीर में मेलानिन पिगमेंट का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है त्वचा और बालों को रंग देना तथा यूवी किरणों से बचाना। हमारी त्वचा, आँखों और बालों का रंग मेलानिन के कारण होता है। यह सूरज की खतरनाक पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख कर हमें त्वचा के कैंसर से बचाता है। हाँ, मेलानिन जो है वो आपके चेहरे का कलर को भी डिफाइन करता है कि अगर मेलानिन ज़्यादा हुआ तो वो इंसान थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन का होगा, यानी कि थोड़ा सा उसका कलर काला होगा, और अगर मेलानिन कम है तो वही इंसान क्या होगा, थोड़ा गोरा होगा। और मेलानिन जो होता है वो विटामिन सी से कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से आजकल आप लोग देखते होंगे कि विटामिन सी का सीरम आता है, उसको चेहरे पे लगाइए। जैसे लगाते हैं वो त्वचा के अंदर जा कर के मेलानिन को डैमेज कर देता है, और जब मेलानिन को डैमेज कर देता है तो वो इंसान का कॉम्प्लेक्शन जो है, मतलब चेहरा का जो कलर है वो थोड़ा खिल के आ जाता है। तो मेलानिन के वजह से ही रंग काला होता है, और कम हुआ तो गोरा हो जाएगा। तो वो विटामिन सी यही करता है, मेलानिन को जाकर डैमेज कर देगा तो कलर क्या होगा, थोड़ा सा गोरा दिखने लगता है इंसान। यही है, देखिए साइंस है, ऐसे मेलानिन होना ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है। चलिए अगला 50 नंबर। आलू के कंदों का हरा रंग यानी कि ग्रीन कलर ऑफ पोटैटो किस विषैले पदार्थ के बनने के कारण होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है सोलेनिन। जब आलू ज़मीन से बाहर धूप के संपर्क में आ जाता है तो उसमें सोलेनिन नाम का एक न्यूरोटॉक्सिक एल्कलॉइड बनने लगता है, जिससे आलू हरा हो जाता है। ऐसे हरे आलू को खाने से पेट दर्द या उल्टी हो सकती है, तो जब आप आलू लेने जाएं और उसमें जब हरा हरा रहे तो उसको ना लें जब बेटर है। ठीक है। क्योंकि क्या है, उसमें सोलेनिन नाम का एक न्यूरोटॉक्सिन एल्कोलाइड बन जाता है, जिसके कारण वो हरा हो जाता है, वो पेट दर्द कर सकता है। ऐसा नहीं है कि करेगा ही, लेकिन हाँ किसी किसी के में ऐसा है कि वो रेजिस्टिविटी शो करता है। ठीक है। तो 50 क्वेश्चन हो गए, आप इसको पढ़िए, पूरा वीडियो को देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।